we are going to talk about the origins. Origin कौन कौन से? As I told you, origin जो है, origin जो है, origin is related to the influence of Max Weber, the sociologist. I have already told you that critical theory was existing as a theory of sociology earlier, and critical theory within sociology was heavily being influenced by the teachings and philosophy of Max Weber. So Max Weber is also one of the important influence over critical theory. Second is the Marxism. आपको पता है Marxism, the first phase of Karl Marx life, first phase of Karl Marx life 6 years जो theory of isolation है. Critical theory is heavily being influenced from the first phase of Karl Marx philosophy, the theory of isolationism. Second, third अब आते हैं Frankfurt School. Frankfurt School जिसने critical theory के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया. कुछ लोग तो they use interchangeably critical theory for Frankfurt School of Social Science and Frankfurt School of Social Science was critical theory. Okay guys, अब अगली बात, अब मैं आपको लेके बताता हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया कि critical theory is heavily being influenced by Karl Marx. So they are जैसे कि structuralism was influenced by Karl Marx, so there were some important concepts which were directly related to structuralism in contemporary international relations. So is the case. So is the case with some concepts of Karl Marx initial phase of philosophy which are still having relevance to international relations and more specifically with critical theory. अब इस चीज को जरा देखते हैं कि वो कौन कौन से concepts थे. अब वो Karl Marx was of the opinion that human beings they are social beings. सबको पता, प्लेटो भी कहता था, अरिस्टोटल भी कहता था, human beings they are ये क्या है जी, they are social beings. Social beings means के one person cannot live whole life in isolation. वो चाहता है other human beings के social beings की company चाहता है. Human beings फिर creative being भी क्या है. तो when जो social beings होते हैं they start interacting with each other, एक दूसरे से interact करते हैं, they create their own society. वो अपनी society को खुद बनाते हैं. लेकिन हो क्या रहा है, जो पहले अभी तक कैपिटलिज्म से पहले जो अभी तक जो सोसाइटी बनी थी उसके अंदर टेंडेंसी क्या थी, वन फॉर द होल एंड होल फॉर द वन. यानी एक शख्स के लिए पूरी सोसाइटी फायदा काम करने आती थी, उसकी वेलफेयर देखती थी, और जो पूरी सोसाइटी एक बंदे के लिए देखती थी, एक बंदा पूरी सोसाइटी के लिए काम करता था. लेकिन कैपिटलिज्म के अंदर क्या हुआ, एक ऐसी सोसाइटी बन गई या कैपिटलिस्ट ने ऐसी सोसाइटी बना दी जिसके अंदर human beings they are not having affection, love, status and honor attached to each other. वो एक दूसरे के साथ ये चीजें अटैच नहीं है, नफ्सा नफ्सी का आलम है. क्या हो गया कि in capitalist society human beings they are facing a sense of remoteness. पहले गांव में जो लोग सिविलाइजेशन से थोड़ा जिनके गांव दूर है उनको ये पता है कि गांव जितना भी बड़ा हो पूरा गांव एक दूसरे को जानता होता था. आप अब शहरों के अंदर क्या हो गया है, शहरों में एक मोहल्ले के अंदर रहने वाले लोगों को यानी कि एक दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता होता. तो ये क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स दे आर फेसिंग अ सेंस ऑफ रिमोटनेस टुवर्ड्स ईच अदर. ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर हर बंदा दूसरे के दुख दर्द में शरीक होता था, और यहाँ पे क्या हुआ, जो साथ वाले घर में क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, कौन सा बच्चा बीमार है, कौन रो रहा है, कौन परेशान है, किसकी परेशानी है, क्या भूखा मर रहा है, क्या हो गया, किसी को कुछ नहीं पता. सेंस ऑफ रिमोटनेस. सिर्फ सेंस ऑफ रिमोटनेस नहीं है, दे आर फेसिंग अ सेंस ऑफ डिसअफेक्शन. एक दूसरे से मोहब्बत के बजाय नफरत का आलम शुरू हो गया. ह्यूमन बीइंग्स दे आर फेसिंग डिसअफेक्शन. ये किस वजह से, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की वजह से. और फिर सेल्फ ऑफ एस्ट्रेंजमेंट, और एक दूसरे से अजनबी बन गए. तो ये हाई डिग्री दिस हाई ये सेंस ऑफ डिसअफेक्शन, सेंस ऑफ रिमोटनेस एंड सेंस ऑफ ये जो एस्ट्रेंजमेंट है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी. बिकॉज इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी व्हाट हैज हैपेंड, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हुआ है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने इंसान को नफ्सा नफ्सी में मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट में डाल दिया है. पुराने जमानों की ट्रेडिशनल सोसाइटीज दे वर वेरी गुड. Everybody used to have love for each other, affection for each other, status and honor. सबकी इज्जत, एक की इज्जत सबकी इज्जत कंसीडर होती थी. यहाँ पे सेंस ऑफ डिसअफेक्शन है, सेंस ऑफ रिमोटनेस है, सेंस ऑफ एस्ट्रेंजमेंट है.
and human beings, they are having a sense of being lost. वो पुराना इंसान कहाँ गया? is being lost. और this sense of social differentiation जो है, एक दूसरे के साथ जो इम्तियाजी सलूक करते हैं हम, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने इंसानों को दिया है। इसने इंसानों को क्या किया है? इसने सोसाइटी में इंसानों को किस में डाल दिया? इसने इंसानों को नफ्सा नफ्सी मादा प्रस्ती की तरफ डाल दिया है। और ये क्यों है? क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? बिकॉज ये सारा इस वजह से हो रहा है, वो ये कहते हैं कि द वे द मोड ऑफ प्रोडक्शन दे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, जिस तरीके से ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो सोसाइटी के अंदर जो ऑर्गेनाइज हुए हैं, बेस जो क्रिएट हुई है, उसने वैसे ही रिलेशंस आगे रखे हैं। और इस वजह से अब वो मिसाल देके बताता है, बड़ी जबरदस्त मिसाल देता है सेंस ऑफ डिसअफेक्शन रिमोटनेस की, कि इन यूरोप कैपिटलिज्म अरूज पे, मॉडर्न सोसाइटी है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड सोसाइटी है, हर बंदे को स्टेट उसका ख्याल कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है? वहां पे लोगों के पास बहुत पैसा है, दे गॉट मनी एंड दे आर इन द सर्च ऑफ व्हाट यू कॉल इट कंपनी। वो लोगों की कंपनी की दोस्ती यानी सोशल बीइंग की तरफ जाना चाहते हैं, एंड कंपनी इज नॉट देयर बिकॉज दे आर हैविंग अ सोशल डिफरेंशिएशंस, सेंस ऑफ रिमोटनेस, सेंस ऑफ एस्ट्रेंजमेंट। तो इस वजह से दे गो टू वेयर, दे गो टू द पब्स, दे गो टू द क्लब्स टू ड्रिंक, नॉट बिकॉज दे गॉट ए लॉट ऑफ वेल्थ, a lot of money, इस वजह से नहीं कि उनके पास बहुत ज्यादा दौलत है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बल्कि they just want to get escape, वो निजात चाहते हैं, वो गुम हो जाना चाहते हैं, वो ऐसी चीजें इख्तियार करते हैं जिनसे उनकी एग्जिस्टिंग अफेयर्स, जो एग्जिस्टिंग मिजरीज हैं, वो खत्म हो जाएं, बंद हो जाएं, खत्म हो जाएं। इस वजह से ये कैपिटलिज्म ने दिया। और सोसाइटी के अंदर इंसानी लेबर है, उसकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। सुबह 11 बजे विक्टोरियन इंग्लैंड में, रात को 4 बजे बच्चे उठते थे, 6-6 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे विक्टोरियन इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अंदर। वो सुबह 7 बजे 4 बजे जाके फैक्ट्री में काम करना शुरू करते, रात 11 बजे उनको छुट्टी मिलती, बीच में कोई रिसेस टाइम नहीं, कोई उनका रिक्रिएशनल टाइम नहीं, कोई उनके लिए लंच का प्रॉपर इंतजाम है। काम करते करते हाथ में डब रोटी पकड़ा देनी, बुस्सी बोटी रोटी, और वो खाते, और इस तरीके से माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते वो बच्चे, और जब वो मर जाते तो उठा के बाहर कूड़े में फेंक देते, बजाय उसको हॉस्पिटल लेके जाते। ये था। तो इंसानी लेबर की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। पुराने जमानों में क्या होता था? इंसान जो लेबर करता था, दैट लेबर वाज इन द बेनिफिट ऑफ द होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अंदर बेहतर होती थी वो, पूरी सोसाइटी में। अब क्या? अब that is just being taken not to fulfill the needs of the whole society, but human labor is basically being sold in the market on a price. So what is the value of human labor in capitalist society? Human labor की जो वैल्यू है, it is just an input, एक इनपुट है। अब गर्मी आ रही है, आपको इनपुट की मैं मिसाल देके बताता हूँ क्या मतलब है इनपुट का। इनपुट का मिसाल आप लेके, गली के किनारों पे, शहर में, बाजारों में ये शुगर कैन जूस बिकता, रो जिसको कहते हैं, रो तो खैर वो निकालते दूसरी तरीके से, शुगर कैन, ये गन्ने का जूस मिलता है। अब इंसानी लेबर की वैल्यू क्या है? गन्ना डालते हैं उस मशीन के अंदर, उसका जूस निकलता है, वो जूस मार्केट में बेच दिया जाता है। और इंसान की लेबर क्या है? वो फोक गन्ने की है, जिसको उठा के फेंक देते हैं जलाने के लिए। ये वैल्यू है इंसान की लेबर की। And because of this thing, what is going on? There is no value of human labor, क्योंकि it is being considered an input. इस सिस्टम की जब तक वो काम करता रहेगा उसकी वैल्यू होगी। जैसे वो एग्जॉस्ट हो गया, बीमार हो गया, उठा के बाहर फेंक देंगे। और इस वजह से ह्यूमन को इंसान, बड़े कैपिटलिज्म ने इंसानों को, they have turned human beings into a mechanized attitude, people of mechanized attitude. मशीनों का, लोग कहते हैं ना, जैसी इंसान की कंपनी वैसा उसका देश भेष होता है। बकरियों के, नबी की हदीस भी है, नबियों के बकरियों के साथ रहने वाले बकरियों का मिजाज रखते हैं, वुल्फ के साथ रहने वाले वुल्फ का मिजाज रखते हैं, मशीनों के साथ रहने वाले मैकेनाइज्ड एटीट्यूड होंगे आपके। तो ह्यूमन वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ कमोडिटी।
इट इज जस्ट एन इनपुट। और इस वजह से जो सोसाइटी मार्ज़ वजूद में आ रही है, जो सोसाइटी पैदा हो रही है, दैट सोसाइटी इज व्हाट यू कॉल इट। और ये सोसाइटी इट इज हायरार्किकल इन नेचर। पहले एक सोसाइटी के अंदर वन वर्सेस वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन होती थी, अब वन फॉर दी वन सेल्फ, वन सेक। और सोसाइटी इज हायरार्किकल, मास्टर स्लेव, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, आका गुलाम, सर्वेंट, और मास्टर की एनालॉजी। तो हो क्या रहा है बेसिकली, इस कैपिटलिज्म ने इंसानों को क्या दिया? सेंस ऑफ रिमोटनेस, सेंस ऑफ डिसअफेक्शन, सेंस ऑफ estrangement. This social differentiation is something embedded in the fabric of capitalism. कैपिटलिज्म ने इंसानों को सत्यानाश कर दिया, उसकी सोसाइटी को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर ये जो सोसाइटी हायरार्किकल है, ये किस किस्म के इंसान पैदा कर रही है? ये सोसाइटी जो है ये किस किस्म के इंसान पैदा कर रही है? जो वो जो आपने पढ़ा रियलिज्म में, लिबरलिज्म में कि ह्यूमन नेचर इज फिक्स्ड। लिबरल भी कहते थे ह्यूमन नेचर इज फिक्स्ड, रियलिस्ट भी कहते थे ह्यूमन नेचर इज फिक्स्ड, स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा ह्यूमन नेचर इज नॉट फिक्स्ड। ये भी कहते हैं ह्यूमन नेचर इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज ह्यूमन नेचर इज द प्रोडक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग अफेयर्स। तो जैसी सोसाइटी होगी वैसी ह्यूमन नेचर होगी। ह्यूमन नेचर क्या है? कैरेक्टर। इंसानों का कैरेक्टर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी सब्जेक्टिविटी क्या होगी। तो ये क्या पैदा कर रही हैं? ये स्लेव्स पैदा कर रही हैं, स्लेव्स। एक और ये सोसाइटी स्लेव्स पैदा कर रही है। और कैपिटलिज्म ने सोसाइटी को ऐसा ऑर्गेनाइज किया विच इज कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग स्लेव्स। स्लेव पैदा कर रहे हैं। आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को दो ही चीजें देते हैं, क्या बनना है मेरे पुत्र ने, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। और अगर आप सोशल साइंटिस्ट भी बनना चाहते हो तो किस सिस्टम के लिए काम करोगे? इंजीनियर बन के किस सिस्टम? कैपिटलिज्म के लिए। सोशल साइंटिस्ट कैपिटलिज्म के लिए। तो हमारी पूरी की पूरी जो तालीम है, हमारी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ये स्लेव पैदा कर रहा है। और ये कहते हैं इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इंसान को। इंसान, ह्यूमन बीइंग, दे हैव लॉस्ट ऑफ देमसेल्व्स, दे हैव बीन। सर आप सेंटी कर रहे हैं प्लीज। सेंटी नहीं कर रहा भाई, ये मैं बता रहा हूँ, ये किताब में लिखा हुआ आपके। सर आप आज ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। सर पता है सर इमोशनल कर रहे हैं, हमें सबको पता है सर जी। गुलाम हम भी रोने वाले हो जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप? ना करें सर। साले उसामा, तेरी ये जो 1.5 इंच की गर्दन है ना, सारी मैंने पकड़ के मरोड़ देनी है, ये मैं बता रहा हूँ। आज आ जा तू। अच्छा तो होना क्या चाहिए? सेंटी क्या कर रहा, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और ये अच्छा फिर आगे क्या? अब अगली बात सुने। तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि अब क्रिटिकल थ्योरीज ने इन सारों का सत्यानाश पहुंचा कर दिया। तो ये आपको मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स, हाउ कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस्ड क्रिटिकल थ्योरी। तो ये जो अच्छा, एक कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी मैंने बेस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इनपुट, लेबर वैल्यू, सरप्लस वैल्यू, प्राइस वगैरह के कॉन्सेप्ट्स थे जो स्ट्रक्चरलिज्म में काम आए थे। लेकिन क्रिटिकल थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट्स काम आ रहे हैं और मार्क्सिज्म ने ये दिया है क्रिटिकल थ्योरी को। क्रिटिकल थ्योरी इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करती है। तो ओरिजिन में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ क्रिटिकल थ्योरी केम इनटू बीइंग एंड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ कार्ल मार्क्स फिलॉसफी क्रिटिकल थ्योरी इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि कार्ल मार्क्स ने क्या किया और क्रिटिकल थ्योरीज ने उनको कैसा समझा। तो ये जो सोसाइटी है, मैंने जो ऑप्रेसिव हायरार्किकल है, ये वैसे ही इंसान पैदा कर रही है। अब आगे चलते हैं। अब फिर मैंने आपको बताया देयर इज अनदर इन्फ्लुएंस, एक और इन्फ्लुएंस भी है, वो है द फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल का इन्फ्लुएंस। अच्छा, फ्रैंकफर्ट जो स्कूल था, फ्रैंकफर्ट स्कूल was continuously having the analysis of Karl Marx philosophy, and Frankfurt School, they were of the opinion
कि कार्ल मार्क्स फिलॉसफी बाय एवरी क्राइटेरिया वाज अ वर्किंग फिलॉसफी, अ वर्केबल फिलॉसफी, लेकिन व्हाई इट हैज फेल्ड, ये फेल क्यों हो गई? व्हाई सम प्रोफेसीज ऑफ कार्ल मार्क्स दे हैव बीन फेल्ड? और कार्ल मार्क्स इतना बड़ा दानिशमंद होने के बावजूद ऐसी चीजें कैसे जो अभी काम नहीं कर पाई? और वो कहता था प्रोलेटेरिएट क्लास उठेगी, 200 सालों में नहीं उठी। वो ये कहता था क्राइसिस आएगा, क्राइसिस आया और फिर नया सिस्टम आ जाएगा। नया सिस्टम नहीं आ सका, क्राइसिस पे क्राइसिस आ रहे हैं और कैपिटलिज्म सरवाइव कर रहा है। ये हुआ क्या? तो उन्होंने, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, they had the analysis of Marxist philosophy, and they made a comparison the philosophy of Karl Marx with the philosophy of capitalism, and they came up with their own understanding. वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आए, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ सोशल साइंस। उनका ये मानना था कि why capitalism is supposed to face crisis and it is facing crisis, वो क्राइसिस फेस कर रहा है, लेकिन why it is continuously surviving after every crisis? आपको पता है, आपने क्राइसिस 1930s का रिसेशन आया था, डिप्रेशन था बड़ा जबरदस्त जो सेकंड वर्ल्ड वार में निकला था। उससे पहले रिसेशन आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में निकला, और उसके बाद फिर 1970s में क्राइसिस आया, बड़ा खौफनाक क्राइसिस आया था। उसके बाद 2007 में क्राइसिस आया कैपिटलिज्म को, और हर क्राइसिस के बाद कैपिटलिज्म इज कमिंग विक्टोरियस, वो आगे आता है, मैकेनिज्म उसकी चेंज हो जाती है, लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम पूरा रिवैम्प नहीं हो रहा, प्रोलेटेरिएट क्लास कहीं भी रेवोल्यूशन नहीं लेके आ पा रही। तो उन्होंने कहा कैपिटलिस्ट दे आर वेरी श्रूड, दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी स्मार्ट। क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा द होल कैपिटलिस्ट सिस्टम इज बेसिकली वर्किंग ऑन 3 प्रिंसिपल्स। पूरे का पूरा जो कैपिटलिज्म है is working on the process of rationalization. It is working on the process of rationalization, and rationalization is basically based on 3 principles. 3 principles पे काम कर रहा है। पहला है efficiency, सेकंड है predictability, और थर्ड है calculability, calculus से calculability। efficiency क्या है? Getting maximum result with minimum effort, इसको efficiency कहते हैं। maximum result with minimum effort, efficiency। efficiency की समझ आई? getting maximum result with minimum। तो capitalism is working on efficiency, it is continuously getting more results with minimum labor, minimum struggle। कैसे? पुरानी टेक्नोलॉजी को चेंज करता है, टेक्नोलॉजी लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी लेकर आ जाता है, मैकेनाइज नई नई इन्वेंशंस लेकर आ रहा है, तो गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट। दूसरा है कैलकुलेबिलिटी। कार्ल मार्क्स ये कहता था कि गरीब और अमीर के दरमियान ताकत, जो दौलत है, दौलत का जो तफावत है, जो फर्क है, वो इतना बढ़ गया है कि capitalism is continuously creating production, more and more industries, they are continuously coming up with production, more and more production। और ये प्रोडक्शन जो है, चीजें, प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में बिकनी है, लेकिन लोगों के पास तो खरीदने के पैसे ही नहीं है। इस वजह से सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फ्रैंकफर्ट ने कहा नहीं, ये बड़ा सिंपलाइज्ड एनालिसिस था कार्ल मार्क्स का। ये जो सिस्टम है ये कैलकुलेबिलिटी पे काम कर रहा है, यानी कि वो कैलकुलेशन करता है कितने लोग हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको मिसाल देके बताता हूं। मैं गुज़िश्ता 10 सालों से मेट्रो कैश एंड कैरी, मेट्रो ये जो है, और हाइपर स्टार में जा रहा हूं। वो मुझे एक एक्सक्लूसिव कार्ड बना के देते हैं। 10 साल पहले मेरी जो कंजप्शन टेंडेंसी क्या थी और आज मेरी फैमिली की कंजप्शन टेंडेंसी क्या है, वो सारा डाटा उनके पास। 10 साल पहले मैंने कब, कौन से दिन में क्या खाया था, क्या खरीदा था, उनको सब पता, मुझे नहीं पता। दे आर गोइंग टू गो हैव द कैलकुलेशंस थ्रू द मार्केट फोर्सेस। मार्केट में ऐसी चीजें लाके नहीं फेंक देते और कोई खरीदने वाला नहीं है, वो कैलकुलेशंस करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी चीज चाहिए, कितना ट्रेंड है, अमीर कितने है, गरीब कितने, मिडिल क्लास कितनी है, मिडिल क्लास क्या खरीद सकती है, अमीर क्या खरीद सकते हैं, गरीब क्या खरीद सकते हैं। दे गो फॉर द कैलकुलेशंस। एंड देन द थर्ड थिंग, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स भी फेल हो गया, लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल कहता है ये जो प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिडिक्टेबिलिटी।
यानी कि प्रिडिक्शन क्या है, दे what would happen next, what would happen in future, this they got the tendency to come up with, this is the capability which is being taken by, वो प्रोडिक्ट करते हैं लोगों की ये टेंडेंसीज हैं, खाने पीने की टेंडेंसीज ये हैं, इनकी सोचने की, उठने की, बैठने की ये हैं, आइंदा 10 साल में हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए और 10 साल के बाद इतनी पॉपुलेशन होगी, हमें इतने यूनिट्स चाहिए, इतने लोग चाहिए, इतना लेबर चाहिए. प्रिडिक्शन through the calculations and efficiency they got the predictions, and through this prediction they are continuously go. ऐसा नहीं है कि ये चीजें फेंकी जा रहे हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स कहता था तबाह बर्बाद हो जाएंगे. और ये जो प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन है, इस वजह से कैपिटलिज्म सरवाइव कर रहा है. उनके पास एफिशिएंसी है, उनके पास कैलकुलेबिलिटी है, उनके पास प्रिडिक्टेबिलिटी है. इस वजह से they are continuously making strides, they are winning over everything, despite the fact that they are supposed to face crisis, and they face crisis because their system is inherently contradictory. It is based on injustice, it is based on conflicts, contradictions. It has to face its demise. It would be coming again and again to crisis, but after every crisis they learn why they face crisis and they make improvements. Just Frankfurt School tha. Frankfurt School. They were also heavily being influenced by the concept of modernity and enlightenment. ये दो चीजें हैं जो जिसके ऊपर पूरे का पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेस कर रही है, मॉडर्निज्म के ऊपर और एनलाइटनमेंट के ऊपर. डार्क एजेस, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, डार्क एजेस जब इस्लाम का अरूज था, उनका डार्क एज था. उसके बाद रेनेसांस आया, निशात सानिया. रेनेसांस के अंदर रेनेसांस निशात सानिया आई डार्क एजेस के बाद. निशात सानिया के बाद क्या हुआ? रेनेसांस के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसके ऊपर बेस करता था? मॉडर्निटी के ऊपर बेस करता था. मॉडर्निज्म क्या है? बेसिकली मॉडर्निज्म दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस काम करता है. कोई पूछे व्हाट इज मॉडर्निज्म, आपने कहना है मॉडर्निज्म जो है इट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स. वेरी फर्स्ट थिंग इज they have secularized the political authority, they have segregated politics from religion. Dark ages mein church was dominating, church was the demigod, church was the deity, church was the god of reflection of God on earth, and the church जो priest होता था वो ही खुदा बन बैठा था, जिस वजह से लोगों को तबाह बर्बादी डार्क एजेस में आई. और इसके अंदर they have segregated politics from religion. तो मॉडर्निटी सेक्युलरिज्म के ऊपर बेस करती है. और उसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल है, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म को दुनिया के अंदर लेकर आए थ्रू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इस वजह से डार्क एज तो खत्म हो गया, लोगों को गुलामी से निजात मिली रिलीजन की. लोग जो भूख से अफलास से मर रहे थे, मॉडर्निज्म ने उनको चॉइस दी और उनकी सोसाइटीज कुछ बेहतर हुई. और एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट से पहले की जो सोसाइटी थी, इट वाज बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. लोग अपनी कस्टम्स और ट्रेडिशंस को छोड़ना नहीं चाहते थे. दे वर प्रिमिटिव इन नेचर, दे वर फंडामेंटलिस्ट. लेकिन जो एनलाइटनमेंट थी उसने द सिस्टम ऑफ ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को चेंज किया. चेंज विद व्हाट? विद रीजन, with intellect, with reason and intellect. तो इस मॉडर्निज्म ने और एनलाइटनमेंट पीरियड ने, फ्रैंकफर्ट दे वर ऑफ द ओपिनियन, इसने सिविलाइजेशंस को, दुनिया को बहुत कुछ दिया. लेकिन इट इज जस्ट द वन एस्पेक्ट ऑफ पिक्चर. ये भी तस्वीर का एक ही पहलू है, रोशन पहलू हमें दिखाया गया है. You got freedom from the atrocities of your church. You got liberty from the clutches of the norm traditions, bad norms and traditions. You are now civilized. You are not living in jungle, but you are living in the civilizations. We are the flag barriers. We got educated. We got the solutions to the miseries being faced by mankind.
ये ठीक है, एक चीज बताई जा रही है, लेकिन देयर इज द डार्क एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्निज्म, देयर इज अ डार्क एस्पेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, एक डार्क साइड भी है, और ये जो कैपिटलिस्ट हैं वो डार्क साइड नहीं बताते। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरिस्ट कहते हैं वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डार्क साइड। डार्क साइड है क्या, वो बताते हैं क्या डार्क साइड है जरा। दे आर ऑफ द ओपिनियन, वो ये कहते हैं कि पुराने जमानों के अंदर, प्लेटो के दौर में, सोक्रेटिस के दौर में, whenever there used to be a state का बेसिक फंक्शन होता था to fulfill the two kind of needs of people. One was the physical needs, जिसको material needs कहते हैं, and the other was the spiritual needs. Spiritual needs लोगों की फुलफिल करना स्टेट का पर्पस होता था। ये किसी जमात का, तबलीगी जमात का, ये मीठे मीठे इस्लामी भाइयों का नहीं था। ये रियासत का काम था कि लोगों की फिजिकल मींस मटेरियल नीड्स एंड स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करना। और उस जमाने में जो पॉलिटिक्स होती थी, पॉलिटिक्स वाज बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड जस्टिस। लेकिन आज के जमाने में पॉलिटिक्स इज जस्ट एक्टिंग एज द रोल ऑफ अ मैनेजर, इट इज जस्ट द बिहेविंग लाइक अ मैनेजरियल एक्टिविटी। ये चीजों को मैनेज कर रही है, और सोसाइटी जो है, ये जो मैनेजर है वो इनजस्टिस भी करता है, इमोरल भी होता, इमोरलिटी पे भी है। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स का किरदार नहीं है। पहले पॉलिटिक्स का किरदार क्या होता था, मोरालिटी और जस्टिस था। आज पॉलिटिक्स का किरदार क्या है, सिर्फ सोसाइटी को मैनेज करना। और दूसरा चीज, ये जो सर टाइम हो गया सर। अबे सबर कर साला, तेरी गुच्ची को मैंने मरोड़ देना है। अगली जो चीज, करें सर, आज जब इमोशनल हुए मैं सर ठंडा पानी पिए सर, आप ठंडा पानी। सर पानी। अबे यार वो सही बता रहा हूं ना, वो उन्होंने कहा तुमने क्रिटिकल थ्योरी समझनी है कि नहीं समझनी। आगे सुने जरा। व्हाट दे वर डूइंग एक्चुअली, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि ये जो पॉलिटिक्स, इट इज जस्ट एक्टिंग अ रोल ऑफ अ मैनेजर, इट इज जस्ट मैनेजिंग द सोसाइटी। और whenever there is a dispute, whenever there is a crisis, उनके सामने कोई क्राइसिस है, कोई डिस्प्यूट है, तो they go for the technical solutions, वो उसका टेक्निकल सोल्यूशन यानी कोई जुगाड़ लगा के उसको हल कर लेते हैं। पुराने जमाने की जो पॉलिटिक्स थी, that politics used to go into the deep root से they used to nip the evil in bud, काटते थे उधर से जो पुराने जमाने। आज इट इज जस्ट द मींस एंड रैशनैलिटी, मींस एंड रैशनैलिटी। अच्छा ये हो गया, जुगाड़ लगाओ यार, कोई टेक्निकल सॉल्यूशन ले आओ, उसके बाद निकालो। जुगाड़ आ जाएगा। हाँ जी, जुगाड़ आ रहे थे, वो जुगाड़ लगाते हैं आज के। और दूसरी जो तीसरा इंपॉर्टेंट आज की जो सोसाइटी, जो डार्क एस्पेक्ट है, जो कैपिटलिज्म बताता नहीं है, मॉडर्निटी एनलाइटनमेंट का जो बड़ा गर्क जिसने कर दिया है, वो क्या है, इट हैज क्रिएटेड अ माइंड। जो स्पिरिचुअलिज्म के लिए क्या किया इन्होंने, माइंडलेस कंज्यूमरिज्म। आज हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पता क्या है, हमारा एक घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। अगर एक बंदे के पास एक 10 मरले का मकान है, वो कनाल के ऊपर, कनाल वाला 2 कनाल के ऊपर, जिसके पास बाइक है वो जाना चाहता है, मैं गाड़ी पे, गाड़ी जो अब जो सफर तो मोटरसाइकिल पे भी होता है, मेहरान में भी होता है, लेक्सिस पे भी होता है, लेमोजीन में भी होता है। लेकिन कैपिटलिज्म ने इंसानों को सेटिस्फेक्शन दी है मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल नहीं दी। टुडे वी आर बीइंग कंसीडर्ड सेटिस्फाइड इफ वी आर हैविंग मोर एंड मोर मटेरियल थिंग्स इन आवर पोजीशन। ये है हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये माइंडलेस कंज्यूमरिज्म की वजह से हुआ है, जो कैपिटलिज्म ने क्रिएट किया। तो स्पिरिचुअलिज्म के बजाय सेटिस्फेक्शन, आवर जो नीड्स हैं, वो हमारी बिलोंगिंग है। मेरी बिलोंगिंग्स, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। और वी आर कंटिन्यूअसली इन दी फ्लक्स ऑफ व्हाट, टू गेट मोर एंड मोर लग्जरीज। और हम उसकी तरफ, ये है हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये एंड मींस रैशनैलिटी ने सत्यानाश कर दिया इंसान का। और ये पॉलिटिक्स ये क्या कर रही है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? ये है डार्क साइड। पुराने जमाने में स्पिरिचुअल नीड स्टेट पूरी करती थी, मटेरियल नीड स्टेट पूरी करती थी। आज स्टेट क्या कर रही है,
एंड मींस रैशनैलिटी के अंदर वी आर ऑब्सेस्ड विद व्हाट, विद द मटेरियल, माइंडलेस कंज्यूमरिज्म, जिसके हमारे पास पहले फीचर फोन होता था, फिर स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन की 15-20 किस्में आई, अब आज स्टेटस क्या है, जिसके पास सबसे बेहतरीन लेटेस्ट होगा वही सेटिस्फाइड है, और जिसके पास नहीं है वो देखता है यार ऐसा से कम तरीका शिकार, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, ओ यार ਉਹਦੇ पास मोबाइल बड़ा आया यू गेट माय आइडिया। और मैंने आपको मिसाल दी थी, भूख तो समोसे से और बन बर्गर से भी होती है, या आपको KFC और मैकडॉनल्ड का खाना है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मटेरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन। बेटा इसी पॉइंट से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे। मैं आपके